उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रशिक्षण अकादमी में आपका स्वागत है, जहां एएनएम, मेडिकल अधिकारी और विशेषज्ञ एक साथ आकर काम करते हैं। उच्च जोखिम गर्भावस्था की परिस्थितियों के बारे में जानते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं। माताओं और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम के लिए मिलकर काम करते हैं। आज हम उच्च जोखिम गर्भावस्था की परिस्थिति, गर्भावस्था में बुखार की पहचान, उपचार और प्रबंधन के बारे में सीख रहे हैं। लेकिन पहले आइए हम हमारे विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था में बुखार आपातकालीन प्रसूति परामर्श के सबसे अधिक कारणों में से एक है? इससे मातृ एवं गर्भस्थ शिशु के लिए कई परेशानियां हो सकती हैं। गर्भावस्था में बुखार कई कारणों से हो सकता है, लेकिन 25% महिलाओं में इसके कारण को पहचानना मुश्किल होता है। ठीक से देखरेख न करने पर इनमें से 12% महिलाओं को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है और 10% तक गर्भस्थ शिशु को नुकसान हो सकता है। बुखार के विभिन्न कारणों और उनके प्रबंधन के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाकर हम गर्भावस्था में होने वाली इन मुश्किलों को कम कर सकते हैं और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कम कर सकते हैं, जो आम लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। वर्तमान में इसकी पहचान के महत्व और बुखार के कारण को कोविड-19 महामारी के नियमों के आधार पर जांचा जाता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पूनम तारा, जो वरिष्ठ सलाहकार हैं मातृ एवं गर्भस्थ शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में CFMC नई दिल्ली में। स्वागत है डॉक्टर पूनम। धन्यवाद डॉक्टर करिश्मा। मैम, क्या गर्भावस्था में बुखार से पीड़ित मरीजों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है? हाँ, गर्भावस्था में बुखार का होना चिंता का कारण है और उन्हें तुरंत अस्पताल भेजने की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुखार होने की वजह से मातृ एवं गर्भ शिशु पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अधिकतर बुखार ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 12% केस ऐसे होते हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करके इलाज की जरूरत होगी। उन्हें सही अस्पताल में रेफर करके उनका सही इलाज और देखरेख करने की जरूरत है। आपने कहा कि बुखार से मातृ एवं गर्भस्थ शिशु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। कृपया हमें बताइए कि बुखार का गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मातृ स्वास्थ्य पर बुखार का प्रभाव, उसका नतीजा गर्भपात भी हो सकता है, या माँ को सेप्सिस यानी संक्रमण हो सकता है, जिसके अपने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ। ये समय से पहले प्रसव का कारण भी बन सकता है और कोरियोएमनियोइटिस यानी गर्भाशय का संक्रमण भी कर सकता है। ये बुखार के अलग अलग कारणों पर भी निर्भर करता है। जैसा कि आपको पता है, इस बुखार का मरीज के अंगों पर असर पड़ सकता है, जो बुखार के कारण पर निर्भर करता है। इसी तरह गर्भस्थ शिशु पर हानिकारक प्रभाव जैसे समय से पूर्व जन्म होने के अपने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और इस स्थिति में कम वजन के साथ तेज बुखार या क्रोनिक बुखार हो सकता है, या फिर ये गर्भस्थ शिशु के विकास में रुकावट और उससे जुड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। आमतौर पर अगर गर्भावस्था के शुरुआत में ही बुखार बहुत तेज हो तो बच्चे में जन्मदोष होने की संभावनाएं हो सकती हैं, और फिर गर्भस्थ शिशु को भी सेप्सिस हो सकता है, या बच्चे में कई दूसरे प्रकार के बुखार के साथ अन्य समस्याएं भी आ सकती हैं। तो ये गर्भावस्था में बुखार होने पर मातृ एवं गर्भस्थ शिशु में हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। आपने बड़ी स्पष्टता से हमें बुखार में होने वाली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में बताया, और आपने सही कहा कि कुछ परेशानियां बुखार के कारण से संबंधित होती हैं। पर गर्भावस्था में बुखार के सामान्य कारण क्या हैं? बुखार के सामान्य कारणों को प्रसूति से जुड़े कारण, जो मुख्य रूप से प्रसूति में होते हैं, या आकस्मिक कारणों में बांटा जा सकता है। प्रसूति में सबसे सामान्य कारण है सेप्टिक, संक्रमित गर्भपात यानी संक्रमित गर्भपात, जिसकी वजह से योनि से खून या पेट में दर्द के साथ योनि से बदबूदार रिसाव आता है। यहाँ अक्सर वजह हाल ही में की गई कोई प्रक्रिया हो सकती है। दूसरा कोरियोएमनियोइटिस यानी गर्भाशय का संक्रमण है, जिसमें पेट में दर्द और योनि से रिसाव के साथ बुखार भी होता है। आकस्मिक जांच परिणाम बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका परिणाम सिस्टाइटिस यानी मूत्राशय की सूजन से लेकर पेशाब में जलन होना या शौचालय ज्यादा बार जाना भी हो सकता है। ये, जैसा कि आप जानती हैं, कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दे के गंभीर संक्रमण का रूप भी ले सकता है।
जिसमें गर्भवती महिला को कमर में दर्द के साथ साथ तेज बुखार आता है और पेशाब करने में कठिनाई भी होती है। इसके अलावा श्वसन संबंधी कारण भी हो सकते हैं, जिनमें अब सबसे आम कोविड-19 है या निमोनिया भी हो सकता है, और हमें श्वसन कारणों में ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन पथ के संक्रमण को भी नहीं भूलना चाहिए। बुखार के साथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट और छोटी आंत में सूजन के संक्रमण के कारण दस्त भी हो सकते हैं, और इसी तरह हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे अन्य स्थानिक कारणों से भी सावधान रहें, जो गर्भवती महिला जिस क्षेत्र से आती है उस पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमें पूरी आबादी में मौजूद छोटे छोटे सामान्य कारणों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कुछ कारण विशेष क्षेत्रों में बहुत सामान्य हैं। विशेष रूप से किसी भी प्रकार का रिकेट्सियल कारण वाला बुखार जैसे स्क्रब टाइफस या चिकनगुनिया बुखार को ध्यान में रखना चाहिए। तो मुख्य रूप से ये गर्भावस्था में बुखार के कारण हैं, जिनकी जांच पड़ताल करके इलाज करना चाहिए। बिल्कुल सही डॉक्टर पूनम। इसलिए मूल रूप से जो भी स्वास्थ्यकर्मी बुखार से पीड़ित गर्भवती महिला की जांच कर रहा हो, उससे फ्लू जैसे सबसे सरल कारणों के साथ गंभीर कारणों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और इसके असामान्य कारणों पर भी नजर रखें। जी, और साथ ही उस क्षेत्र के स्थानिक कारण भी। मैम, क्या मरीजों या बुखार से पीड़ितों की जांच कम संसाधन वाली व्यवस्था में हो सकती है या उनकी जांच उच्च केंद्रों में ही होगी? तो सबसे पहले कुछ सामान्य बातें। मरीज का स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत विवरण प्राप्त करना, जो ANM और मेडिकल अधिकारी के स्तर पर ही किया जा सकता है। आगे की जांच, जो इन सभी स्थितियों में जरूरी है, उच्च केंद्रों में ही होनी चाहिए। तो जानकारी लेने की शुरुआत यहाँ से हो सकती है कि बुखार कब से चल रहा है, और क्या तापमान को एक चार्ट में दर्ज किया जा रहा है, और क्या हम दिन भर में बुखार के समय में कोई परिवर्तन देख पा रहे हैं। मतलब कि कुछ बुखार रात के समय आते हैं और कुछ हर समय रहते हैं। क्या महिला को लगातार बुखार है या रुक रुक कर होने वाला बुखार है, इसलिए बुखार की अवधि जानना महत्वपूर्ण है। ऐसा कब हो रहा है, बुखार का प्रकार समझना महत्वपूर्ण है। क्या इससे जुड़े कोई अन्य लक्षण हैं जो हमें बुखार के कारण तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए खांसी, हिमोप्टिसिस यानी बलगम में खून आना, दस्त, मूत्र, बार बार पेशाब आना या ठंड लगने जैसे संबंधित लक्षण। तो ये हमारे विस्तृत विवरण का हिस्सा बन सकते हैं। और मरीज के रिहायशी इलाकों में क्या किसी और को भी कोई परेशानी हो रही है? तो ये सब जानकारी बिल्कुल बुनियादी स्तर पर ANM और मेडिकल अधिकारी द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। लेकिन आगे की जांच, जिसमें रक्त की जांच शामिल है, जिसमें एक साधारण CBC यानी पूर्ण रक्त गणना से लेकर लीवर की जांच, गुर्दे की जांच तक का परीक्षण कर सकते हैं। कल्चर परीक्षण और मूत्र की नियमित जांच से हमें मूत्र संक्रमण के बारे में पता चलता है, जो गर्भावस्था में बुखार का एक बहुत ही सामान्य कारण है। निमोनिया और निचले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के संक्रमण के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए पेट ढककर छाती का एक्सरे कराएं। मलेरिया एंटीजन देखने के लिए विभिन्न परसंचारी रक्त कोशिकाओं के खून से मलेरिया की जांच, आंत के बुखार, टाइफाइड या मियादी बुखार का पता लगाने के लिए विडाल जांच कराएं। ये सभी जांच महत्वपूर्ण हैं, और साथ में डेंगू, जो आमतौर पर दिल्ली और हमारे देश के कुछ हिस्सों में होता है, तो ये सुविधाएं उच्च केंद्रों में उपलब्ध होती हैं, और इसीलिए मरीज को सही समय पर आगे रेफर करना जरूरी है। क्या आप ऐसे रोगियों में जांच की मूल प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाल सकती हैं मैम? सबसे आम और बुनियादी बात है नाड़ी यानी नब्ज की जांच करना। आमतौर पर रोगी की हृदय गति तेज होगी। यदि बुखार बहुत अधिक है या लंबे समय से चल रहा है, तो रोगी का श्वसन दर सामान्य से तेज हो सकता है। हम सब ने ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी ऑक्सीजन का स्तर नापकर पल्स ऑक्सीमेट्री सीखी है, जो कोविड के दौरान बहुत ज़रूरी रहा है। यदि बुखार लंबे समय से चल रहा हो और बहुत गंभीर हो, तो रक्तचाप यानी BP की फिर से जांच करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद पेट की जांच करनी होती है, जो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बस अपना हाथ पेट पर रखें और जांचें कि पेट में कोई नरमी तो नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। और पैरों को जांचना भी न भूलें, ताकि वीनस कंजेशन, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस यानी नसों की सूजन का शक दूर किया जा सके, जो गर्भावस्था में सामान्य परेशानियां हैं। धन्यवाद डॉक्टर पूनम बताने के लिए कि बुखार से पीड़ित गर्भवती महिला का जांच मूल्यांकन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे कम संसाधन वाले स्थान में भी किया जा सकता है।
पर आगे की जांच पड़ताल के लिए सभी महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य केंद्र भेजना जरूरी है, ताकि बुखार का सही कारण जानने के लिए प्रयोगशाला में उनकी जांच या इमेजिंग द्वारा परीक्षण किया जा सके, ताकि कोई भी कारण नजरअंदाज न हो या छूटे नहीं। डॉक्टर पूनम, अगर बुखार से पीड़ित कोई मरीज एएनएम के पास आता है तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, एएनएम समस्या के बारे में उससे बात कर सकती है या संपूर्ण विवरण प्राप्त करती है, और जैसा कि हमने पहले बताया, बुखार की अवधि या उसकी गंभीरता का पता करती है। तो एएनएम विस्तृत विवरण प्राप्त करने के बाद मरीज की जांच करती है, जो प्रबंधन का पहला कदम होता है। उसकी नाड़ी, रक्तचाप, श्वसन दर की जांच कर उस समय के बुखार को नाप मरीज को ये समझाना कि उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले रोगी में पानी की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। गर्भावस्था में मरीज का टहलना भी महत्वपूर्ण है, जो निर्भर करता है रोगी की चलने फिरने की क्षमता पर। पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक हर 8 घंटे में ली जा सकती है, यानी दिन में 3 ग्राम से ज्यादा नहीं। तेज बुखार में सामान्य तापमान के पानी से स्पंज फायदा पहुंचाता है, और रोगी और उसके परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए जागरूक करना कि मरीज का मन न होने के बावजूद भी उसे पौष्टिक आहार खिलाते रहना और उसकी खुराक के बारे में सोचना कितना जरूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखने से पहले दिन की स्थिति तो संभल जाएगी, पर जाहिर है कि गर्भावस्था में बुखार का एएनएम को बताएं, ताकि मरीज जल्दी से जल्दी उच्च केंद्र के लिए रेफर हो। तो इसलिए खास तौर पर पिछले 2 दिनों से चल रहे बुखार को आपातकालीन स्थिति मानकर प्राथमिक उपचार कर तुरंत उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजने की जरूरत होती है। कोई दूसरे खतरे के संकेत भी हैं जिन्हें देखकर एएनएम को प्राथमिक उपचार देने के बाद मरीज को तुरंत उच्च केंद्र रेफर कर देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल कुछ खतरे के संकेत हैं। सबसे पहले बात ये कि जब आप ये जानते हैं कि मरीज को काफी लंबे समय से बुखार है, उसे दुर्गंध युक्त रिसाव या रक्तस्राव हो रहा है, उसे बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है, या वो बहुत अस्वस्थ महसूस कर रही है, तो जब एएनएम की प्राथमिक जांच में रोगी का बुखार तेज है, नाड़ी तेज है, श्वसन दर तेज है और वो बहुत अस्वस्थ महसूस कर रही है, तो ऐसी महिलाओं को जल्द से जल्द उच्च केंद्र में भेजना है। आपने ये बहुत अच्छी तरह से बताया कि एक एएनएम बुखार से पीड़ित गर्भवती महिला का जांच, मूल्यांकन और शुरुआती उपचार कैसे करेगी। इसके अलावा जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल अधिकारी हों, वहाँ क्या अतिरिक्त प्रबंधन दिया जा सकता है ऐसी महिलाओं को? तो संपूर्ण विवरण लेने और जांच के बाद मेडिकल अधिकारी बाकी की जरूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। सबसे साधारण जांच से शुरू करें, जैसे सीबीसी यानी पूर्ण रक्त गणना, मूत्र की नियमित जांच, मूत्र कल्चर परीक्षण और संवेदनशीलता। कोविड काल में कोविड पीसीआर के लिए गले से स्वैब लेने की जरूरत होगी। फिर अन्य रक्त परीक्षण जैसे लीवर और गुर्दे की जांच के लिए परीक्षण करने होंगे, और यदि संदेह स्थानिक कारणों का हो तो मलेरिया और डेंगू संबंधित सीरम और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर परीक्षण जरूर कराएं। अगर एक्सरे की व्यवस्था है और पेट का स्कैन आवश्यक है तो एक्सरे करते समय पेट ढका होना चाहिए ताकि शिशु को नुकसान न हो। इसी प्रकार स्वैब ले सकते हैं, रक्त कल्चर कर सकते हैं। स्वैब में गर्भाशय ग्रीवा स्वैब शामिल हो सकता है। लगातार रक्तस्राव होने पर रक्त कल्चर करें अगर तापमान 102 डिग्री से अधिक है, महिला के शरीर में पर्याप्त पानी हो और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, जैसे यदि वो गंभीर चिकित्सीय स्थिति यानी सेप्टिक शॉक में चली जाती है तो उसे ड्रिप से तरल पदार्थों द्वारा सजीव करें और उच्च स्वास्थ्य केंद्र में भेजने से पहले मूत्राशय में कैथेटर लगा सकते हैं। तो पीएचसी में मेडिकल अधिकारी महिला की आगे की जांच कर सकती है, उससे संबंधित जांच को आगे भेज सकती है जब मरीज को उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया जा रहा है। और कौन सी जरूरी बातें महिला को प्रथम संदर्भन इकाई में भेजते समय एक मेडिकल अधिकारी को ध्यान रखनी चाहिए? जी हाँ, मेडिकल अधिकारियों को संपर्क रखना चाहिए। उन्हें उच्च स्वास्थ्य केंद्र को अभी तक के उपचार के बारे में सूचित करना चाहिए और वो कौन से जांच परिणाम हैं जो आने बाकी हैं, और फिर रोगी को एक सहायक के साथ भेजना चाहिए ताकि ट्रांसफर के दौरान रोगी की देखभाल की जा सके। पर्याप्त पानी, पहले बताए गए आईवी तरल पदार्थ आवश्यक हैं। अगर जरूरी है तो ऑक्सीजन दें, पैरासिटामोल दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स बाकी की जांच परिणाम आने के बाद ही दें। तो प्रथम संदर्भन इकाई में भेजने के दौरान मरीज की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।
तो मरीज को उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर करते समय मेडिकल अधिकारी को सभी जरूरी अंगों की जांच परिणामों को प्रसव पूर्व कार्ड में ठीक तरह से दर्ज करके उसे पीएचसी में भेज देना चाहिए और मेडिकल अधिकारी रोगी के परिवार को महिला के उच्च स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने से जुड़े जोखिम और परिणाम दोनों के बारे में परामर्श दे। उच्च स्वास्थ्य केंद्र में रोगी के बुखार का सही कारण जानने के लिए विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सक के साथ मिलकर आगे के निरीक्षण किए जाएंगे। सही कहा डॉक्टर पूनम? बिल्कुल सही। महिलाओं और उनके परिवार को परामर्श देना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि क्या जांच परिणाम उनके पास भेजे गए हैं और उनका मतलब, ताकि उन्हें प्रबंधन में शामिल किया जा सके और बुखार से पीड़ित महिला की अच्छी तरह से देखभाल हो सके। धन्यवाद डॉक्टर तारा, इतने अच्छे तरीके से हमें समझाने के लिए कि कैसे रोगी की विस्तृत जानकारी, गहन जांच और सामान्य लैब टेस्ट्स हमें बुखार के सही कारण तक पहुंचाकर सटीक उपचार करने में मदद करते हैं, जो मां और गर्भस्थ शिशु को परेशानी से बचाता है। गर्भावस्था में बुखार के प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रोटोकॉल्स को रेफर करें। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों का धन्यवाद, जिनकी मदद से अब हम गर्भावस्था में बुखार की पहचान, प्रबंधन और उपचार के बारे में जानते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी प्रोटोकॉल बुकलेट को रेफर करें।